नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह जाखड़ एमडी एग्रीमेंटर्स और आज आपके साथ एक ऐसे पर्सन को जो पीछे कई एग्जाम्स को क्लियर कर चुका है। आज हम जानेंगे कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे उसने इन एग्जाम को क्रैक किया और कैसे उसकी जो आपकी स्ट्रेटजी थी वो कैसे आपकी हेल्प कर सकती है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए, अमनदीप सिंह। अमनदीप जो है अभी रिसेंट में अगर हम बात करें तो नैनीताल बैंक, एनएससी, पंजाब एंड सिंध बैंक, उसके बाद एसएससी सेक्शनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और रिसेंट में कैनरा बैंक में एज ए एएफओ अभी पोस्टिंग है। तो इन एग्जाम का जो एक्सपीरियंस रहा, हम अमन से जानना चाहेंगे कि अमन, ये आपके जो डिफरेंट एग्जाम आपने जो क्रैक किए, आप कैसे मतलब फील करते हैं कि इस इन एग्जाम तक आप कैसे पहुंचे और क्या आपका जो है यहाँ तक पहुंचने की जो जर्नी है वो कैसी रही। सबसे पहले तो हेलो एवरीवन एंड सर आई एम थैंकफुल टू यू कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के। मेरे मतलब जो भी है एस्पायरेंट्स उनको मेरी तरफ से मोटिवेशन या जो भी कह सकते हो इंस्पिरेशन या कोई गाइडेंस की मैं दे सकूँ इनको। तो सबसे पहले सर मैं कोई ऐसा कुछ मतलब नहीं, अलग से कुछ नहीं था कि इतने एग्ज़ाम्स क्लियर कर दिए तो पता है बहुत कुछ हो गया। तो मैं ग्रेजुएशन के बाद ये था कि क्या किया जाए, अब सारे ये था कुछ एमएससी जा रहे हैं, कुछ जॉब की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे पर्सनली लगा कि जॉब करना बेटर रहेगा क्योंकि एमएससी के बाद भी यही ऑप्शन बचता है, कल को हमने जॉब करनी है। तो बिल्कुल। मैं इसलिए बैंक मतलब सोचा कि बैंक की प्रिपरेशन की जाए। फिर मैं उसके बाद एग्ज़ाम्स दिए, मतलब ऐसे ही जस्ट थोड़ा बहुत पढ़ के बुक्स वगैरह पढ़ के एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम वगैरह दिए। तो हुए एग्ज़ाम, कुछ हुए कुछ नहीं हुए, फाइनल में नहीं हो पाया। फाइनली फिर मैंने, आपको पता ही है, उसके बाद मैं आप यहाँ पे आया, आपकी गाइडेंस के अंदर मैंने प्रिपरेशन की। तो अच्छी प्रिपरेशन हो पाई। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि मैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन और ये बैक टू बैक एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए मेरे। एक एक एग्ज़ाम क्लियर होते ही कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट हो जाता है, उसके बाद आप कर सकते हो, सब कुछ हो जाएगा, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा इतना टफ भी नहीं है, कंसिस्टेंटली अगर स्टडी करते हैं तो मतलब सब कुछ पॉसिबल है। ओके। अमन, एक बात बताइए, आपका एग्जाम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले नैनीताल बैंक हुआ, एनएससी हुआ या पंजाब एंड सिंध बैंक हुआ। तो आप ये बताइए कि आपने इन बैंक को बाकी जो चीजें थी उन्हें छोड़ा क्यों? आप इसी पे आके जब अभी ये जो है कैनरा बैंक है उसी के ऊपर आप पोस्टिंग हुए हो, सबसे पहले नैनीताल बैंक जो है, एनएससी है, उनको क्यों छोड़ा? सर नैनीताल बैंक तो मेन वजह थी इसकी कि सेमी गवर्नमेंट बैंक है ये। और इसमें मतलब मुझे लगा नहीं, एक तो थोड़ा मेरे को लगा कि अपने मेन फोकस जो मेरा था कि गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक कोई मिल जाए तो अच्छी बात है। तो नैनीताल बैंक मैंने इसलिए ज्वाइन ही नहीं किया था। उसके बाद नेशनल सीड कॉरपोरेशन भी मैंने इस वजह से नहीं ज्वाइन किया, जैसे आपने ही बोला था कि मत ज्वाइन करो इसको, ये इससे बेटर आईबीपीएस एएफओ रहेगा। ये कोई स्मॉल मतलब छोटी पोस्ट है, इसके लिए मतलब नहीं करना चाहिए आपको, मतलब कुछ बेटर कर सकते हो आप। तो मैं इस वजह से छोड़ दिया। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मैंने 6-7 महीने तक काम किया। फिर मुझे मतलब पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने वो छोड़ दिया। और उसका एसएससी की सर ये है कि पोस्ट बहुत अच्छी है एसएससी की, बट उसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतनी जल्दी ज्वाइन करवा देंगे या कुछ ऐसा। तो मैं अपनी उसी टाइम अपनी स्टडी में लगा रहा, और जैसे ही आईबीपीएस का एग्ज़ाम हुआ तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस अब तक आ चुका था कि हाँ हो जाएगा, तो मैं एग्ज़ाम दिया और हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। अमन, जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो आपने इतने एग्जाम्स को निकाला है ना, और आपने बोला कि सर मैं एज ए ऑन एवरेज स्टूडेंट था। और मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, वो मतलब डरते रहते हैं अंदर से कि यार सर कैसे एग्जाम क्लियर होंगे, है ना। और वो बार बार जब आते हैं स्टूडेंट तो मोस्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इतनी सीट्स कम होती जा रही हैं लेकिन हमें कैसे यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहिए, है ना। तो आप ये बताइए कि जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है, तीन आपके स्टेप होते हैं। जी तो आप कैसे इनको गाइड करना चाहोगे कि प्रीलिम्स में कैसे ये मतलब कवर कर पाए, या प्रीलिम्स का जो मेन आपका मैथ इंग्लिश रीजनिंग है उसके लिए आप कैसे इनको गाइड करना चाहोगे? सर मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जो मेरी स्टार्टिंग से थोड़ी मैथ्स वगैरह थी ठीक थी, तो मैंने यूट्यूब से हेल्प ली काफ़ी। यूट्यूब हम्म। से काफ़ी चैनल्स है, सब कुछ अवेलेबल है मटेरियल वहाँ पे, वीडियोस दे रहे हैं लोग आजकल। तो मैंने वहीं से हेल्प ली काफ़ी, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, और इंग्लिश के लिए मैंने कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर रीडिंग की, द हिंदू। बस इस मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं जैसे मॉक टेस्ट डेली जितने मिलते थे मैं अटेम्प्ट करता था मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की।
प्रैक्टिस करके स्पीड भी इंक्रीज हुई और कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ। ठीक तो है। प्री के लिए मेरे प्री में इतनी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर, आराम से हो गया। जी। तो आपका तो चलो प्री स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर हम बात करें कि एक बच्चा है उसको प्रीलिम्स में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए जो भी बेसिक से है, ठीक है, आप उसके लिए क्या मतलब गाइडेंस देना चाहोगे? गाइडेंस सर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करके वो अटेम्प्ट करें। जी। मतलब अगर आप क्लासेस ले रहे हो, कोचिंग लो, अच्छी बात है, कोचिंग भी लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जो नया स्टार्ट जिसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको कोचिंग भी लेनी चाहिए मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए। जी। बट वो सिर्फ उन पे डिपेंड नहीं रहना, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की। टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड अप जो होगा वो होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये बात तो मानते हैं, क्योंकि देखो कोचिंग का रोल केवल 1% होता है, चाहे कहीं भी हो, है ना, किसी भी आप लेवल में चले जाइए, आइदर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें कोचिंग का रोल तो 1% ही होता है, बाकी 99 तो स्टूडेंट के खुद के सेल्फ प्रैक्टिस पे ही होता है, वो कितना कर पाता है ना। जी सर। तो आप एक ये बताइए कि सबसे पहले जैसे ये आपका एएफओ एग्जाम अभी आपने क्रैक किया लास्ट में, है ना, तो इसमें मेंस की भी कुछ स्ट्रेटजी रही होगी, आपने मेंस के लिए स्टडी किया होगा, तो इसके लिए आपका क्या यहाँ पर आप गाइडेंस देना चाहोगे बच्चों को? सर मेंस के लिए मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैंने जो एक बार सिलेबस फर्स्ट टाइम रीड किया उसमें 3 मंथ्स में आराम से स्टडी किया, बिल्कुल थोरोली स्टडी किया। उसके बाद मैंने 4 से 5 रिवीजन कर दिए, एक मतलब एग्ज़ाम से पहले पहले, जी। प्री से पहले पहले 4 से 5 रिवीजन कर दिए। उससे मेरे को काफ़ी चीज़ें मतलब याद हो चुकी थी, लर्न होगी। हम्म। अब मुझे ठीक था कि हाँ अब हो जाएगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब इस बार क्लियर अपना। उसके जी। बाद प्री के बाद मैंने प्री के होते ही नेक्स्ट डे से प्रिपरेशन शुरू की और उसी मंथ में मैंने 4 बार फिर से सिलेबस पूरा रिवाइज किया। जी। पर उस टाइम क्योंकि पहले रिवाइज कर चुका था इतनी बार, तो मैंने आराम थोड़ा स्पीड से किया, तो आराम जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा वो आपको मतलब याद हो जाएगी, उसको आप रिमेम्बर कर सकते हो। जी। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अमन वैसे यहाँ जब था तो उस समय मतलब काफी ये मतलब एक ये था, इनका एक ग्रुप था पूरा का पूरा, है ना, इन्होंने ऐसी बात नहीं है कि 24 घंटे पढ़ना ही होता था, है ना, एंजॉयमेंट भी इनका एक पार्ट रहा था जहां तक मैं इनको ऑब्जर्व करता था, ठीक है। तो एंजॉयमेंट के साथ साथ ये हर चीज में स्टडी भी करते थे, मेहनत भी करते थे, और लगातार कंटिन्यू जो प्रैक्टिस, क्योंकि कंसिस्टेंसी इनकी सबसे इंपॉर्टेंट थी। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो इनके साथ किया था, कि धीरे धीरे ये लोग अपने प्रैक्टिस के ऊपर मेन फोकस करते थे, और जितना हो सकता था मैक्सिमम ये बोलते सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, है ना, बार बार इनका एक ही क्वेश्चन होता था। जब एंजॉयमेंट कर लिया 1 या 2 घंटे, तो उसके बाद तुरंत लग गए, है ना, वो चीज आई थिंक सो बेटर थी जहां तक मुझे इनका एक्सपीरियंस लगा था, है ना। तो अब इसके अंदर इनसे ये पूछना चाहेंगे कि आने वाले जो, क्योंकि अब देखो पोस्ट बहुत डिक्रीज हो रही है, बहुत कम होती जा रही है, चाहे बैंक की बात है, नाबार्ड की बात है, या फिर कोई और एग्जाम की बात है, क्या मैं ये इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि केवल ये अभी एएफओ बन चुके हैं तो क्या यहीं पर ये स्टेगनेट रहेंगे, क्या इसके बाद आपका कोई टारगेट है, कोई और जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यहीं पर अपने आपको स्ट्रगल कर लिया है कि हाँ अब तो इसके आगे नहीं जाना है? नहीं सर, ग्रोथ तो हर बंदे को होती है कि ग्रोथ करनी है, तो मैं जी। अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए। चाहे हम्म। वो इससे बेटर, बट मुझे इससे बेटर चाहिए कुछ, इसके लिए आप मैंने इसके लिए क्या कर रहे हो आगे फर्दर, किस किस में आप अप्लाई कर रहे हो मैं अप्रोक्सीमेटली? सर नाबार्ड के लिए कर रहा हूँ। जी। जैसे एफसीआई की वैकेंसी अभी आई हुई है, एफसीआई के लिए कर रहा हूँ। जी। और जो भी है जैसे अपना आरबीआई वगैरह, जी। इनमें कर रहा हूँ सर। जी। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बताइए कि आने वाले स्टूडेंट्स जो अभी एस्पायरेंट्स हैं ना, जो नए यूथ आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्योंकि अभी आप भी एज ए यूथ ही हो, कोई ज़्यादा ना एज नहीं है, तो अभी बाकी जो है इतनी कम उम्र में आई थिंक सो ये मुकाम हासिल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और ना 5-5 एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होते हैं डियर क्लियर करने ना। तो फिर भी कहीं ना कहीं मेहनत का तो रोल रहता है, एक एग्जाम हो सकता है शायद कहीं डेस्टिनी कर दे, दो हो सकता है डेस्टिनी कर दे, है ना, लेकिन 5 एग्जाम अगर क्रैक हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हार्डवर्क का रोल रहता है, बिल्कुल। तो इस बात को तो हम भी समझते हैं। तो आप ये बताइए कि आप जो है यूथ को क्या गाइडेंस देना चाहोगे, आने वाले जो एस्पायरेंट्स हैं इनके लिए क्या आप जो है गाइडेंस देना चाहोगे? मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, कंसिस्टेंटली करो, और जितने आवर्स आप स्टडी को दे रहे हो वो उस टाइम आपको फ़ोन से सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन फ़ोन होती है, उस टाइम पे आपको फ़ोन साइड में रख के आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। घर पे पेरेंट्स को बोल दो कि आप इतने से बजे तक इतने बजे तक मैं स्टडी कर रहा हूँ, आप मेरे को कॉल मत करना, किसी से फ़ोन यूज़ नहीं करना मतलब उस टाइम पे। और जिस टाइम एंजॉय कर रहे हो उस टाइम फुल एंजॉय करो अपनी लाइफ। तो बैलेंस चलता रहेगा तो सही रहेगा सर।
जी, बिल्कुल, क्योंकि ये बात तो हमेशा होती है ना कि जो फ़ोन है, चलो ये नहीं है कि फ़ोन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसको यूटिलाइज़ भी करना चाहिए। अमन ने ये बताया ना कि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। इसके बिना आई थिंक सो अगर आज हम देखें तो ग्रो नहीं कर पा सकते थे ना। आज इंडिया अगर डिजिटलाइज़ हो रहा है, बार-बार मोदी जी भी बोल रहे हैं ना डिजिटलाइज़ किया जाए। लेकिन इसी के साथ बच्चे जो हैं डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, जैसे अभी रिसेंट में पोस्ट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होती जा रही है ना? तो इस केस में आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि जो पोस्ट डिक्रीज़ हो रही है और स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर इस कम पोस्ट के अंदर हम कैसे अप्लाई करें? बहुत सारे बच्चे तो यहाँ तक बोल देते हैं सर बैंक जो है वो प्राइवेट हो रहा है लेकिन हम जो है इसके अंदर अपना दिमाग खराब करते जा रहे हैं। तो इसमें आप क्या बोलना चाहोगे इसके रिलेटेड? सर बैंक में मैं बैंक में आ चुका हूँ, तो बैंक में हमेशा स्टाफ की शॉर्टेज है, अब भी है। तो ये ऐसा नहीं है कि वैकेंसी डिक्रीज हो रही है, बट आएंगी वैकेंसीज, आगे भी आएंगी। और मैं ये नहीं कहता आप एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ बैंक को फोकस करो। जो भी एग्रीकल्चर के एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम आते हैं, FCI, CWC, NSC, CCI, और भी काफ़ी एग्जाम्स आते हैं। SSC में भी एग्रीकल्चर के आते हैं, UPSC भी में एग्रीकल्चर वाले आते हैं। तो आप ओवरऑल एग्रीकल्चर की स्टडी ऐसे करो कि मतलब एक एग्जाम पे फोकस मत करो, ओवरऑल अच्छे से स्टडी करो कि कोई भी एग्जाम आए तो हम उसको क्रैक कर पाएँ। और जी। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हो पाएगा, सेम ही है, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है सबका, तो हो सकता है। जी, बिल्कुल देखिए कि सिलेबस क्या होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, तो हमें एक बड़े एग्जाम को फोकस कर लेना चाहिए जैसे नाबार्ड है, एफसीए है ना, कुछ एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम जिसके अंदर मोस्टली सभी सिलेबस कवर होते हैं। आई थिंक सो एएफओ अगर हम कवर करते हैं तो उसमें सारा सिलेबस कवर आ जाता है जी ना, सर। उसमें एग्रीकल्चर भी होता है, एग्रोनॉमी भी होता है, सॉइल साइंस भी होता है, हॉर्टिकल्चर है ना, एनिमल साइंस, तो ऑलमोस्ट उसमें सारा सिलेबस कवर हो जाता है। तो अब अकेला आपका एएफओ ही नहीं होता है, उसके साथ आई थिंक सो बहुत सारे एग्जाम को आप कवर कर लेते हैं। बस कुछ एक पॉइंट होते हैं जिनको आई थिंक सो अगर थोड़ा सा रखा जाए तो साइड में और इनको अच्छे से कवर किया जा सकता है। चलिए, तो अमन आपका जो है यहाँ तक आना और कम से कम गाइडेंस देना बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और आगे भी हम चाहते हैं कि बच्चों को आप गाइड करते रहें। आई थिंक सो ये आप सोशल मीडिया चैनल पे अवेलेबल होंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आई थिंक सो सोशल मीडिया चैनल आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अवेलेबल हैं, अमन के नाम से ही होंगे आई थिंक सो ना। तो जो भी बच्चे इनसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये इंटरव्यू सेशन में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमन, और इन बच्चों को जो आपने गाइड किया उसके लिए बहुत अच्छा लगा, और बच्चे आई थिंक सो बहुत कुछ सीख पाए होंगे। ठीक है गाइस, तो आप इसको पॉजिटिव वे में लेना, जितना भी आपको बताया गया है केवल यही नहीं कि एक सिंगल एग्जाम पे ही फोकस करें, आई थिंक सो आपको मल्टीपल एग्जाम पे भी फोकस करना चाहिए, बट एक आपका स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए। स्पेसिफिक टारगेट के साथ बाकी जो भी कोई पोस्ट आ रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो उसमें आप कवर अप कर लीजिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जहां तक मेरे को लगता है, और हमेशा से यही गाइडेंस रहा है। और जितना हो सकता है मैक्सिमम अपने आप को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि एक दिन में इंसान कुछ नहीं बनता है, उसको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। तो इसीलिए आपको भी यही बोलना चाहूंगा कि अपना इंप्रूवमेंट जितना हो सकता है मैक्सिमम कीजिए। बाकी अभी रिसेंट में गवर्नमेंट से भी इतनी रिक्वेस्ट है, मोदी जी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो यूथ अगर आपका डे बाय डे अगर कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है, यूथ की अगर मोटिवेशन जो है उसका डिक्रीज हो गया, वो इंटेंशन जो है उसका वो गवर्नमेंट के प्रति नेगेटिव हो गया, तो आपको भी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो एटलीस्ट इनको रोजगार दीजिए, क्योंकि जिस वोट बैंक के दम पर आप जो बोलते हो कि हाँ हम बीजेपी गवर्नमेंट में आई है ना, सरकार आई है, तो एटलीस्ट इनको भी यूथ को मिलना चाहिए। मैं हमेशा यूथ के साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है। और एटलीस्ट देखिए गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि यूथ और किसानों के बिना कुछ भी नहीं है, तो किसानों और यूथ को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी ये गवर्नमेंट आगे चल सकती है। तो इसी के साथ अमन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस इंटरव्यू से, और कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम इससे ग्रैब करें और आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। जितनी भी पोस्ट आ रही हैं अप्लाई जरूर करें, और अच्छे से अपना ध्यान रखते हुए, क्योंकि कोविड-19 का टाइम है और काफी ये फैल भी रहा है, तो अपने आप को अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।